Parliament. I hope this session will be a very fruitful one for the country and for us. As the first agenda on the list is oath or affirmation, Secretary General, please. Ms. Reeti Singh, who has been elected from Amritsar constituency of Punjab, will now take oath or affirmation. Ms. Reeti, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. I, Reeti Singh, have been elected as member of the Youth Parliament. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Welcome, Ms. Reeti. Ms. Shambhavi Patel, who has been elected from Prayagraj constituency of Uttar Pradesh, will now take oath or affirmation. Ms. Shambhavi, please. Madam, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Sanskrit, please. अहम शांभवी पटेल युवा संसदस्य सदस्यत्वेन निर्वाचित निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यत् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यत् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखण्डतां च रक्षयिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यता अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि. Welcome, Ms. Shambhavi. माननीय सदस्यों, यह अत्यंत दुख और पीड़ा के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि डॉक्टर अरुणा राजे पाटिल, जो इस सदन की पूर्व सदस्य थीं, पूर्व राज्यपाल थीं और एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थीं, उनका निधन हो गया है। उनका जीवन इस देश के लिए एक प्रेरणादायक अध्याय था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर पाटिल उस महान पीढ़ी का हिस्सा थी जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी जीती और देश को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। शिक्षा और महिला अधिकारों में उनका ऐतिहासिक काम हम सभी को, खासकर युवाओं को प्रेरणा देता है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम एक मजबूत और विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं पूरे देश की ओर से उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अध्यक्ष महोदया, विपक्ष इस सदन के गहरे दुख में सहभागी है। हमने एक सच्ची सांसद को खो दिया है। तर्क से भरी उनकी शक्तिशाली आवाज़ का सभी सम्मान करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि विरोध दृढ़ता से लेकिन हमेशा सम्मानपूर्वक किया जा सकता है। सदन में उनकी बौद्धिक ईमानदारी और गरिमा की कमी हमेशा महसूस होगी। उनकी आवाज़ हमारे लोकतंत्र का स्तंभ थी और उनका मौन एक बहुत बड़ी क्षति है। माननीय सदस्यों,
डॉक्टर अरुणा राजे पाटिल की स्मृति में हम कुछ मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Secretary General to convey the message of condolence to the bereaved family. Yes, Madam Speaker. Now, I request the Honorable Prime Minister to introduce new ministers, please. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I have immense pleasure in introducing you and through you to the whole House, my colleagues and the new minister. First, Mr. Abhishek, Minister of Panchayati Raj. Second, Mr. Rakshat, Minister of Civil Aviation. Now, the question hour starts. Question number 101. Ms. Anshita, please. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 101। क्या माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि पिछले दो वित्तीय वर्ष यानी 2023 से 2024 और 2024 से 2025 में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत गैर महानगरों में कुल कितने नए बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियमों का निर्माण किया गया है? इस अवधि के दौरान ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से युवा एथलीटों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कृपया उत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 101। अध्यक्ष महोदया, खेलो इंडिया योजना के तहत सरकार देश भर में एक मजबूत खेल अवसंरचना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 में गैर महानगरों में कुल 82 नए बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियमों को मंजूरी दी गई और उनका निर्माण किया गया है। इनमें से 65 पहले से ही पूरी तरह से कार्यरत हैं और शेष 17 निर्माण के अंतिम चरण में है। अब मैं प्रश्न ख का उत्तर देना चाहूंगी। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं की पहचान और प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों और खेल संघों को 450 करोड़ रुपयों की कुल राशि प्रत्यक्ष सहायता के रूप में वितरित की है। यह निजी जिला स्तर पर 200 से अधिक खेलो इंडिया केंद्रों का समर्थन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिभा को जमीनी स्तर से ही पोषित किया जाए। मिस अंशिता प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी ने कुल 82 स्टेडियमों का उल्लेख किया। क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि इन करोड़ों से बनी लागत की सुविधाओं के उचित रखरखाव सुनिश्चित करने और यह केवल वाणिज्यिक आयोजनों के लिए उपयोग होने के बजाय क्या स्थानीय युवाओं को सुलभ कराने के लिए कोई विशिष्ट तंत्र मौजूद है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर दें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। प्रत्येक राज्य के साथ वित्त पोषण समझौते में एक अनिवार्य उपयोग एवं रखरखाव शर्त शामिल है। एक डिजिटल पोर्टल खेलो ट्रैक इन स्टेडियमों की दैनिक उपयोग की निगरानी रखता है। 80% समय गैर व्यावसायिक एवं युवा खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित है और शुल्क संरचना को जिला अधिकारी और हमारे मंत्रालय के एक प्रतिनिधि की सह अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। धन्यवाद महोदया। मिस्टर देवकीर्ति प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्टेडियम के शरीर यानी उसके भवन के रखरखाव की बात तो कर दी, पर उसकी आत्मा यानी कोच का क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बना रही है कि इन स्टेडियमों में योग्य व प्रमाणित कोच नियुक्त हों
ताकि कुछ सालों में ये स्टेडियम सिर्फ दिखावे के या शादी ब्याह के लिए बुक होने वाले हॉल बनकर ना रह जाए। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सदस्य की चिंता और उनका प्रश्न पूछने का तरीका दोनों ही प्रशंसनीय है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमने स्टेडियम के साथ साथ शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा का भी पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण मिशन के तहत हम अगले 3 वर्षों में 5000 नए कोचों का एक समर्पित कैडर तैयार कर रहे हैं, जिनका वेतन उनके प्रदर्शन आधारित होगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि हर स्टेडियम में खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी के पास विश्व स्तरीय गुरु हो। यह स्टेडियम खेल के मंदिर बनेंगे, व्यावसायिक हॉल नहीं। धन्यवाद मंत्री जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, मिस चित्रलेखा प्लीज। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 102, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित कितने प्रतिशत सरकारी और निजी स्कूलों ने कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए अपने पाठ्यक्रम में अनिवार्य व्यावसायिक कौशल विषय को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है? ख वर्तमान में देश भर के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र कंप्यूटर अनुपात क्या है और वर्ष 2026 के लिए सरकार का लक्ष्य क्या है? ब्यौरा दे सरकार। माननीय शिक्षा मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 102 क मई 2025 में संकलित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सभी माध्यमिक विद्यालयों में से 68% ने अपने पाठ्यक्रम में कम से कम एक व्यावसायिक कौशल विषय जैसे कि एआई और डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी या स्वास्थ्य और कल्याण को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। हमारा लक्ष्य 2027 के शैक्षणिक सत्र तक 100% अनुपालन प्राप्त करना है। और खा वर्तमान में सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय औसत छात्र कंप्यूटर अनुपात 25:1 है। यह 2022 में दर्ज 40:1 से एक महत्वपूर्ण सुधार है। पीएम ई विद्या और डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत हमारा दृढ़ लक्ष्य 2026 के अंत तक 10 अनुपात प्राप्त करना है, जिसके लिए 5 लाख नई कंप्यूटर प्रणालियों की खरीद पहले से ही प्रक्रिया में है। धन्यवाद महोदया। मिस चित्रलेखा प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी ने एआई जैसे विषयों का उल्लेख किया, यह सराहनीय है, लेकिन इन नए युग के व्यावसायिक विषयों के लिए योग्य प्रशिक्षकों की भारी कमी है। इन विशिष्ट कौशलों के लिए प्रमाणित प्रशिक्षकों का एक पूल बनाने के लिए मंत्रालय क्या ठोस कदम उठा रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। यह एक बहुत ही जायज चिंता है। मंत्रालय ने प्रमुख आईटी और विनिर्माण फर्मों सहित 15 प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने 50 राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमियां स्थापित की हैं, जो एक गहन ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम चला रही हैं। पिछले 1 साल में ही हमने 22,000 मास्टर ट्रेनर्स को प्रमाणित किया है, जिन्हें अब विभिन्न राज्यों में तैनात किया जा रहा है। धन्यवाद। यस मिस वेबी। धन्यवाद महोदया। मंत्री जी, हम युवाओं को स्किल इंडिया तो दे रहे हैं, पर कहीं हम उन्हें सिटीजनशिप इंडिया यानी नागरिकता बोध देना तो नहीं भूल रहे। महोदय, कहीं हम महान संत कबीर की बात तो नहीं भूल रहे, जिन्होंने कहा था, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मेरा प्रश्न यह है कि कुशल युवाओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए क्या मंत्रालय की कोई ठोस नीति है, ताकि वे केवल कुशल रोबोट न बने, एक संवेदनशील इंसान भी बने? माननीय शिक्षा मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय सदस्य को इस अत्यंत गूढ़ प्रश्न के लिए साधुवाद देती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल आधार ही यही है, जिसके लिए हमने मूल्य प्रवाह नाम का एक नया पाठ्यक्रम अनिवार्य किया है और स्नातक स्तर पर सामाजिक इंटर्नशिप को भी अनिवार्य बनाया है।
सदस्य ने कबीर को याद किया तो मैं उन्हें कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियों से आश्वस्त कराना चाहूंगी कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। हमारी नीति इसी विडंबना को तोड़ने के लिए है ताकि युवा जो सीखे उसे अपने जीवन में भी उतारे। धन्यवाद। No more questions, please. Question number 103, Ms. Anshika Singh, please. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। प्रश्न संख्या 103, क्या माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि का राष्ट्रीय हरित युवा कोर कार्यक्रम के अंतर्गत युवा स्वयं सेवकों द्वारा कुल कितने पौधे लगाए गए और इन पौधों के जीवित रहने की आधिकारिक रूप से अंकेशित दर क्या है? खा नदियों के औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? ब्यौरा दें। धन्यवाद महोदया। Minister of Environment, Forest and Climate Change, please respond. प्रश्न संख्या 103, क मुझे यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि राष्ट्रीय हरित युवा कोर के माध्यम से हमारे ऊर्जावान युवा स्वयं सेवकों ने कुल 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियो टैगिंग के माध्यम से और निगरानी के लिए माध्यम से भारतीय वन सर्वेक्षण ने 72% जीवित रहने का दर का अंकेक्षण किया है, जो इस तरह के बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों के लिए एक नया कीर्तिमान है। ख नदियों में औद्योगिक प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए सरकार ने 17 श्रेणियों अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी की स्थापना को अनिवार्य कर दिया है। डेटा की निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वास्तविक रूप में की जाती है। पिछले एक साल में 350 गैर अनुपालन इकाइयों को बंदी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और 200 करोड़ रुपए से अधिक का पर्यावरणीय हर्जाना लगाया गया है। Ms. Anshika, please. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मंत्री जी ने निगरानी प्रणालियों का उल्लेख किया है। हालांकि कई छोटी और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां अक्सर इन प्रणालियों को दरकिनार कर देती हैं। क्या सरकार स्थानीय युवाओं को ऐसे पर्यावरणीय उल्लंघनों की सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने हेतु एक सामुदायिक निगरानी एवं विसल ब्लोअर संरक्षण नीति पर विचार करेगी? धन्यवाद महोदया। माननीय मंत्री जी कृपया उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदया, ये एक उत्कृष्ट सुझाव है। सरकार सहभागी शासन में विश्वास करती है। सामुदायिक पर्यावरण प्रहरी के लिए एक मसौदा नीति पहले से ही परामर्श के अंतिम चरण में है। इससे व्हिसल ब्लोअर संरक्षण और एक नई इनाम तंत्र के प्रावधान शामिल है और हम इसे अगले संसदीय सत्र में पेश करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Ms. Bhumi, please. धन्यवाद महोदया। मंत्री जी के मसौदा नीति का आश्वासन स्वागत योग्य है, लेकिन यह कुछ फिल्मी संवाद तारीख पर तारीख जैसा लगता है। जितनी तेजी से फैक्ट्रियां नदियों में जहर घोल रही हैं, क्या उतनी ही तेजी से आपकी मंत्रालय की फाइलें चल पाएंगी? मेरा सीधा सवाल है, इस नीति को लागू करने की कोई निश्चित समय सीमा बताएं और यह बताएं कि शक्तिशाली उद्योगपतियों के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले युवाओं के सुरक्षा के लिए क्या कानूनी ताकत होगी? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदस्य की पीड़ा समझती हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये सरकार फाइलों में नहीं फैसलों में विश्वास रखती है। यह नीति आगामी मॉनसून सत्र में पेश की जाएगी और पारित होने के 6 महीने के भीतर राष्ट्रव्यापी रूप से लागू करने का लक्ष्य है। जहाँ तक कानूनी ताकत की बात है, प्रस्तावित पर्यावरण रक्षक प्रावधान के तहत सूचना देने वाली की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की धमकी देना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत एक गैर जमानती अपराध माना जाएगा। हम युवाओं के हाथ में केवल शिकायत करने का मौका नहीं बल्कि बदलाव लाने की सुरक्षित शक्ति भी प्रदान करते हैं। No more questions, please. प्रश्नकाल की समाप्ति होती है। Now I will take up matters of urgent importance. Mr. Ayush, you have 2 minutes. Please proceed. Honorable Speaker, Madam, I stand before this House to address a crisis that is shaking the very foundation of our democracy.
the crisis of public trust in our electoral process. The integrity of vote is not a privilege, it is a fundamental right. And today, that right is under dark cloud. We are not just talking about allegations, we are talking about facts. The opposition analysis of electoral rolls has revealed shocking discrepancies. We have found thousands of voters registered at non-existent addresses, voters with duplicate IDs listed at single, often fake addresses. In a recent SIR of electoral rolls in Bihar, for example, report shows that 65 lakhs names were excluded from the draft voter list, raising serious fears of disenfranchisement. Thank you, Honorable Speaker, Madam. Ms. Shreya, you may associate with this matter now. Honorable Speaker, Madam, when we raise these issues, the Election Commission tells us we should have pointed out these errors earlier. But how can we? When the EC itself refuses to provide machine-readable electoral rolls, the data is provided in bulky, unsearchable PDFs, a deliberate act it seems. To prevent any meaningful scrutiny, this is not about winning or losing an election. It's about whether we, the people of India, can still believe in our democracy. I demand a transparent, time-bound and independent investigation into the electoral rolls. The Election Commission must provide machine-readable electoral rolls to every political party and civil society organizations. The people of India deserves to know that their vote counts and that the ballot box has not become a black box. Let's not let the shadow of suspicion destroy the light of our democracy. Thank you, Madam. Now, we shall move to the next Honorable Speaker, Madam. Please be seated, Ms. This is Prajani. a very serious and concerning